Hello students of class 5th. Today we will discuss first point, new plants from roots. नए पौधे जो हम किसकी मदद से उत्पन्न करते हैं? जड़ों की मदद से उत्पन्न करते हैं. Roots of some plants such as carrot, दलिया, beetroot, radish, turnip and sweet potato can produce new plants. कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं स्टूडेंट्स, उनसे हम मूली, दलिया, बीटरूट यानी चकुंदर, रेडिश यानी कि गाजर, टर्निप यानी कि शलजम एंड स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, इन सभी की जो जड़ें होती हैं उनसे हम नए पौधे उत्पन्न करते हैं. Let us perform the following activity to see how does a new plant grow from a root. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी के ज़रिए कि कैसे नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं जड़ों से. To grow a new plant from the root of sweet potato. हम नए पौधों को किस तरीके से उत्पन्न करते हैं? फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, शकरकंदी की जड़ों से. मेथड, फिल 3/4 ऑफ अ ग्लास विद वाटर. आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि एक ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर 3/4 पानी से उसको भर देंगे. टेक अ स्वीट पोटैटो, आप एक शकरकंदी ले लेंगे एंड प्लेस इट इन द ग्लास विद द हेल्प ऑफ सम टूथपिक्स. और उसको ग्लास के अंदर किसकी मदद से आप रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम टूथपिक्स. कीप दिस ग्लास इन एन ओपन स्पेस. स्टूडेंट्स, आप सभी इस ग्लास को कहीं खुली जगह में रख देंगे सो दैट इट कैन गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट. इसलिए रख देंगे कि उसे वहाँ पे ताज़ी हवा और सूर्य की जो किरणें उसे चाहिए वो उसे मिलती रहेंगी. ऑब्जर्वेशन, आफ्टर अ फ्यू डेज you find new plants growing from the root of sweet potato. कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे नए पौधे उत्पन्न होते हुए शकरकंदी की जड़ों से. ओके. कंक्लूज़न, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स. नए पौधे जो जड़ों से उत्पन्न होते हैं. तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि एक इमेज है जिसके अंदर एक ग्लास है, उसके अंदर 3/4 वाटर है और उसमें हमने एक जो स्वीट पोटैटो है यानी कि शकरकंदी है उसको विद द हेल्प ऑफ टूथपिक्स की मदद से हमने उसको उसके अंदर पानी के अंदर रख रखा है. जब इसको यहाँ पर इसकी जड़ों को, शकरकंदी की जड़ों को यहाँ से इसे पानी मिलता रहेगा और बाहर से हमने इस ग्लास को कहीं ओपन स्पेस में रख दिया, वहाँ पर उसे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलती रहेगी. तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसके स्वीट पोटैटो के ऊपर आप देख सकते हैं लीव्स, पत्तियाँ आने लगेंगी. ओके. ये क्या है आपका स्वीट पोटैटो, ये हैं इसकी रूट्स यानी कि जड़ें, और ये किसके अंदर रखा हुआ है स्टूडेंट्स? पानी के अंदर रखा हुआ है. तो इस तरीके से नए पौधे उत्पन्न होते हैं जड़ों से. सेकंड है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. नए पौधे जो तने होते हैं किसी वेजिटेबल्स के, वो ज़मीन के अंदर होते हैं. तो उन तनों से हम किस तरीके से नए पौधे उत्पन्न करते हैं, आइए देखते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो कैन ग्रो न्यू प्लांट्स. जो तना
ज़मीन के अंदर रहता है कुछ पौधों का, जैसे कि ओनियन यानी कि प्याज, जिंजर यानी कि अदरक, एंड पोटैटो यानी कि आलू, कैन ग्रो न्यू प्लांट्स, उससे हमें नए पौधे उत्पन्न होते हैं। पोटैटो एंड जिंजर हैव बड्स ऑन देयर सरफेसेस, और स्टूडेंट्स जो आलू होता है और अदरक होती है उनकी जो सतह होती है, बाहरी सतह, उस पर क्या होती हैं, कलियां होती हैं। ईच बड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और जो हर एक कली होती है वो किस में उत्पन्न हो जाती है, नए पौधे में उत्पन्न हो जाती है। अंडर सूटेबल कंडीशंस, उसको कुछ अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती हैं ताकि वो उन कलियों से किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यू प्लांट्स में, नए पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। द बड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आइज, और आलू की जो कलियां होती हैं उनको बोला जाता है आइज। एनी पीस ऑफ पोटैटो, कोई भी एक आलू का टुकड़ा आपने देखा होगा, उसके सरफेस पे क्या उत्पन्न होती है, आई। जिन आई से क्या उत्पन्न होते हैं, नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक पोटैटो है आपके पास, एक आलू है, उसके सरफेस पे क्या है, ये पोटैटो आई। अब इस पोटैटो आई में से कुछ वाइटिश स्ट्रक्चर निकलता है, उसको बोला जाता है बड यानी कि कली। और इन बड्स से एक न्यू पोटैटो प्लांट स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर आपको एक नया आलू का पौधा आपको मिल जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वी गेट न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, अब स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। नए पौधे हम तने के माध्यम से किस तरीके से उत्पन्न करते हैं, आइए देखते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक रोज़, हैबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड शुगर केन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। कुछ पौधों के अंदर जैसे कि गुलाब, हैबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड शुगर केन यानी कि गन्ना, तो इनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग्स। इनका जो तना होता है उसकी बहुत छोटी छोटी सी हम क्या कर लेते हैं, कटिंग्स कर लेते हैं, वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेते हैं। स्टेम कटिंग्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। स्टेम कटिंग्स जो होती हैं, जो तने की छोटे छोटे पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ऑफ द पेरेंट प्लांट, किसी भी जैसे सपोज़ करिए हम रोज़ की स्टेम कटिंग ले रहे हैं, तो जो पेरेंट प्लांट होगा वो रोज़ का होगा। ओके, तो हम उसी की क्या ले लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे उसकी स्टेम कटिंग के, उसके तने को हम छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लेंगे। दे हैव 1 or 2 बर्ड्स ऑन दैम, उनके ऊपर स्टूडेंट्स एक या दो कलियां होती हैं। उन तनों के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक या दो बर्ड्स या कलियां होती हैं। When you plant a stem cutting in the soil, और जब आप उस स्टेम कटिंग को कहाँ पर, मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, वो किस में उत्पन्न हो जाती है, नए पौधे में उत्पन्न हो जाती है। एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, रोज़ का स्टेम ले लिया है, गुलाब का तना ले लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया। उसकी जो स्टेम कटिंग है वो हमने कहाँ लगा दी, सॉइल के अंदर। और उन सॉइल के अंदर जब हमने उस स्टेम कटिंग को लगाया तो उस स्टेम कटिंग के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा बर्ड हमने देखे। तो उन बर्ड्स से, उन कलियों से क्या निकल आए,
क्या उत्पन्न हो गए, नए पौधे उत्पन्न हो गए, और इस तरीके से आपको एक नया गुलाब का पौधा मिल गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम अ स्टेम कटिंग, इस तरीके से नए पौधे उत्पन्न होते हैं स्टेम कटिंग से। न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम हैव बड्स ऑन द एजेस, कुछ पौधे होते हैं जैसे कि जिनका नाम होता है ब्रायोफाइलम, तो उनके जो कोने होते हैं, उनकी पत्तियों के जो कोने होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, उस पर क्या पाई जाती हैं, बड्स पाई जाती हैं, यानी कि कलियां पाई जाती हैं, और क्लोज्ड फ्लावर भी हम इसको बोलते हैं। व्हेन सच लीव्स आर केप्ट इन मॉइस्ट सॉइल, और जब आप इन पत्तियों को कहीं पर जिस मिट्टी के अंदर नमी होती है आप उसमें रख देते हैं, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तो ये जो कलियां होती हैं ये किस में उत्पन्न हो जाती हैं, नए पौधों में उत्पन्न हो जाती हैं। बेगोनिया ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स लीव्स, तो बेगोनिया भी इसी तरीके का प्लांट है जैसे कि ब्रायोफाइलम। ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, ये अपनी पत्तियों से रिप्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम नए पौधे उत्पन्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम की एक पत्ती है, और ये क्या है, न्यू प्लांट। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एजेस पर बहुत छोटे छोटे नए पौधे उत्पन्न हो गए हैं फ्रॉम द लीव्स। तो इस तरीके से एक ब्रायोफाइलम का पौधा आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से पत्तियों से भी नए पौधे उत्पन्न होते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, अब नए पौधे बीजाणुओं से किस तरीके से उत्पन्न होते हैं आइए देखते हैं। सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड मॉसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स, कुछ पौधे जैसे कि फर्न और मॉस, इनके क्या नहीं होते, फूल तो होते नहीं हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और ये बीज भी नहीं देते हैं। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, ये बहुत छोटे छोटे बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और हर एक बीजाणु किस में उत्पन्न हो जाता है, नए पौधे में उत्पन्न हो जाता है। इन फर्न स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सोरी, और फर्न के अंदर स्टूडेंट्स, फर्न जो हमारा पौधा होता है उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो दे आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स, इनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल संरचनाएं बोला गया है, और इनको क्या बोलते हैं, सोरी। प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, जो पत्ती होती है उसके जो नीचे वाली साइड होती है वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं इसके स्पोर्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्न प्लांट और फर्न लीफ शोइंग सोरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स हैं आप इसमें ब्लैक जो आप देख रहे हैं, दीज आर द स्पोर्स, इनको बीजाणु बोला जाता है, और इनसे ही क्या होते हैं, नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बीजाणुओं की मदद से भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक, एग्रीकल्चर। द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब कभी पौधों का क्या होता है, मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब प्रोडक्शन होता है पौधों का, फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस, भोजन के लिए या फिर अन्य पर्पसेस के लिए, तो उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर यानी कि खेती। वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज,
यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम कुछ स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। These are quite important, so please listen it carefully. First is ploughing. Ploughing का मतलब होता है to turn up soil, यानी कि जोतना। It helps to loosen the soil. ये क्या करती है, प्लोइंग क्या करती है, ये किस चीज़ में मदद करती है, मिट्टी को लूज कर देती है, हल्का कर देती है। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग का मतलब है टू सप्लाई फर्टिलाइज़र्स या फिर खाद देना। इट हेल्प्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये किस चीज़ में मदद करती है स्टूडेंट्स, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको जोड़ने में मदद करती है। सोइंग सीड्स, सोइंग सीड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स बीज बोना, टू स्कैटर सीड्स। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, जो पौधे हैं वो इन बीजों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिंचाई या फिर वाटरिंग। इट सप्लाइज सफिशिएंट वाटर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। और स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी देते हैं किनको, पौधों को, फॉर ग्रोथ, ताकि उनकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, तो उसको हम बोलते हैं सिंचाई यानी कि इरिगेशन। फिफ्थ पॉइंट आता है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक। इट किल्स द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप। ये क्या करते हैं, जो कीटनाशक होते हैं वो कीटों को, जर्म्स को, हार्मफुल जर्म्स को मार देते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप, और फसल का भी बचाव करते हैं। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, सबसे आखिरी स्टेज जो होती है एग्रीकल्चर की वो होती है कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। जो फसल होती है स्टूडेंट्स, उसको पहले फार्मर्स क्या करते हैं, काटते हैं और फिर उसको इकट्ठा करते हैं। When the crop is ready, it is cut and gathered. और जब ये फसल बिल्कुल रेडी हो जाती है, इसको काट लिया जाता है और फिर इसको इकट्ठा किया जाता है। तो these are the 6 stages of agriculture. Plants of the same kind grown on a large scale at a particular place during a particular time are called crop. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि फसल क्या है, what is crop? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। कुछ पौधे होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, और जब वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में, उनको बोला जाता है फसल यानी कि क्रॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जो गेहूं की फसल होती है, इसका मतलब ये है कि सभी पौधे जो फील्ड के अंदर उत्पन्न हुए हैं वो सभी किसके होंगे, गेहूं के होंगे। ठीक है, तो एक ही तरीके की क्या होगी, एक ही तरीके के प्लांट्स होंगे, ओके, ज़्यादा मात्रा में और एक ही प्लेस पर और एक ही टाइम में, तभी उसको क्या बोला जाएगा, फसल बोला जाएगा। द सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड सीजन इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। और स्टूडेंट्स, जो भी हमारी मिट्टी होती है किसी भी जगह की, और वहाँ का जो मौसम है वो क्या करता है, इन फसल की जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है। ए क्रॉप ग्रोज वेल इन वन काइंड ऑफ सॉइल। एक फसल एक ही तरीके की मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे से उत्पन्न होती है, बट पुअरली इन अनदर, और दूसरी सॉइल के अंदर अगर आप उसको उत्पन्न करोगे तो वो बहुत ख़राब फसल आपकी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल।
जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से उत्पन्न होते हैं, ब्लैक सॉइल के अंदर। लेकिन जो गेहूं के पौधे होते हैं वो कहाँ पर अच्छे से उत्पन्न होते हैं, एलुवियल सॉइल के अंदर। एलुवियल सॉइल को जलोढ़ मृदा बोला जाता है हिंदी में। तो एलुवियल सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से उत्पन्न होते हैं। एंड दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, खाद मिट्टी पाई जाती है। ए पर्टिकुलर क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीज़न एंड मे नॉट ग्रो वेल इन अनदर सीज़न। कोई भी एक पर्टिकुलर फसल है जो किसी एक मौसम में बहुत अच्छी तरीके से उत्पन्न होती है, लेकिन दूसरा जब सीज़न आता है तो उस सीज़न के अंदर वो उतनी अच्छी तरीके से उत्पन्न नहीं होती। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। इसीलिए अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग मौसम में उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि जो हमारी क्रॉप्स हैं वो हमारे कितने प्रकार की होती हैं। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो फसल होती है स्टूडेंट्स वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है खारिफ क्रॉप और दूसरी होती है राबी क्रॉप। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। ऐसी फसलें जो जून से अक्टूबर के महीने में उत्पन्न की जाती हैं उनको खारिफ क्रॉप बोला जाता है, जैसे कि राइस, चावल, मेज़, मक्का एंड कॉटन। These all are kharif crops. These crops depend on the monsoon rain. और ये जितनी भी फसलें होती हैं ये सभी जो मानसून में हमारी रेन होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करती हैं। The crops that are grown from November to April are called rabi crops. और जितनी भी फसल होती हैं जब वो नवंबर से अप्रैल के महीने में उत्पन्न होती हैं तो उनको बोला जाता है राबी क्रॉप्स। वीट, ग्राम एंड पी आर राबी क्रॉप्स। गेहूँ, चना और मटर ये सभी क्या हैं, राबी क्रॉप्स हैं। These crops do not depend on the monsoon rain. और ये जितनी भी फसलें होती हैं जो भी राबी क्रॉप्स होती हैं वो मानसून रेन पर डिपेंड नहीं होती, मानसून रेन पर निर्भर नहीं होती हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, मेज़, मक्का, यानी कि मक्का क्या है, हमारी खारिफ क्रॉप है। वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ हमारी कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप you understand about this chapter. Please like and subscribe the video. Thank you.